देख रहा हूं खान सर को पिछले 2 दिन से, दुखी भी हूं कि शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, अपना ही विनाश कर रहे हैं। दुखी हूं। हालांकि मैं जब फंसता हूं तो मेरा कोई मदद नहीं करता, मेरे पक्ष में कोई बोलता नहीं, लेकिन मेरे में और सब में तो अंतर रहेगा ही ना। मैं अगर ट्रॉल होता हूं, मैं अगर कहीं फंसता हूं, तो मेरे पक्ष में कोई नहीं बोले, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं रोशन आनंद जी को भी जानता हूं उनके कुछ स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है, अच्छे टीचर हैं। मैं खान को भी जानता हूं बहुत व्यक्तिगत, 1-2 बार 3 बार हमारी कार्यक्रमों में मुलाकात भी है। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो, तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है, 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। मुझे जब कैसरगंज से टिकट मिलने की बात उठी उठी जब चर्चा चली कि अवध ओझा को सांसद का टिकट मिल रहा है कैसरगंज से, तो बड़ी अजीब अजीब घटनाएं घटी। पत्रकार मेरे गांव पहुंच गए, बड़े सारे पत्रकार मेरे गांव पहुंच गए। जब मैंने देखा अपने गांव वालों का वीडियो में, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें हमारा एक भाई है हमारे, मतलब मैंने पैर छूने के सिवा, भैया कहने के सिवा उनको कुछ कहा ही नहीं आज तक। वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो मेरे भतीजे और भाई। तब मुझे तुरंत क्लिक किया कि भाई इलेक्शन आ गया। अपने दुश्मन को मारने से पहले उसको बदनाम कर दो, जैसे अमेरिका ने किया सद्दाम हुसैन को बदनाम। ये नियम है। जैसे रजिया सुल्तान को बदनाम किया गया, अबे इसका तो हफ्सी से अफेयर चल रहा है। भाई अंजना दीदी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कह रही है, तो अंजना दीदी को कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन जरूर मिला है। अंजना दीदी खुद से क्यों कहेंगी? जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक पटक कर, जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक पटक कर, बाली भाग के आए तो रामचंद्र जी से कहे कि भैया हम तो मर जाते, तुम क्या कर रहे थे? कहे यार तुम दोनों भाई की शक्ल एक जैसी, मैं कंफ्यूज हो गया। भगवान ने कहा फिर से जाओ, सुग्रीव ने कहा भाड़ में जाए, दोबारा जाए मार डालेगा था। अरे बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दर्द बस सब दूर कर दे, तुम जाओ। तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, कहा जाओ तुमको एक माला पहना रहा है, जाओ कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम देख लेंगे, जाओ। तो सुग्रीव जब दोबारा पहुंचा बाली को ललकारने के लिए, तो जो बाली की पत्नी है तारा, उसने बाली को समझाया, कहा अभी मार के भेजो, अभी। ये दोबारा इसकी औकात है, दोबारा कैसे आ गया? पर जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मेरे कई शिक्षक मित्रों ने मुझे मैसेज किया, ओझा सर आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा तुम लोग बोल लिए ना, हमको थोड़े कह रही है, जिसको कह रही है वो बोले। समझना है, ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है, और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा, तुम्हारी जो सपना है, वो हमको समझ में आ रहा है बेटा। हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा है इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा, उसको दबा दिया जाएगा, और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा, जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती है।
बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कहा ही नहीं। 2014 का लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। उस आदमी ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं क्या करना चाहता हूं। वो आदमी को अगर आप उसका चेहरा देखो, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी आप फोटो देखो, उनका आप बिहेवियर देखो, एड़ा बन के रहते थे वो। नरेंद्र मोदी शुद्ध, अगर आप उनको देखो, देखो अगर उनको, उनकी फोटो देखो। एक फोटो है उनकी, गुजरात में शायद किसी का शपथ समारोह चल रहा है, वहां वो बैठे हुए बेचारे एकदम दबे कुचले बैठे हुए। मैं उनकी इस कला को सलाम करता हूं। उनको पता था कि अगर मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया तो मैं बुरी तरह कुचल दिया जाऊंगा। की तुलना किससे की है? अब मन का नेचर देखो, मन को बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। मन का जो असली भोजन है, जैसे रामचरितमानस घर में पढ़ने लगो, बहुत लोगों को नींद आ जाएगी। और जैसे तुमने कहा कि वो मनकापुर वाले फूफा जो है बहुत दुष्ट है, बड़ी वाली मौसी के लिए गिफ्ट उफ्ट भेजते रहते, 4-5 लोग तुरंत एक्टिव हो गए। हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बुराई जो है वो तुरंत व्यक्ति को जिंदा कर देती, तुरंत। तुलसीदास जी ने यही, इसी खल, मन की प्रवृत्ति, ये जो दुष्टों की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बाहर के दुष्टों की बात नहीं कर रहे हैं, मन की प्रवृत्ति की भी बात कर रहे हैं। बुराई करो, रात भर जागते रहोगे। 5 लोग बुराई करने बैठ जाओ, रात भर जागते रहोगे, नींद ही नहीं आएगी, इतनी ताकत है बुराई में। और सत्संग करो, राम की बात करो, कृष्ण की बात करो, हजरत ईसा की बात करो, हजरत मोहम्मद की बात करो, 5 मिनट में सो जाओगे। यही खान सर की तारीफ करते करते मीडिया थकता नहीं था। आज उस खान सर को फैजल खान बना दिया। और खान को यह बात, खान का दुश्मन कोई थोड़ी है, खान की दुश्मन उसकी योग्यता है। जब आप कुछ खेलते हो ना, खान का जो दुश्मन है वो बिहार का हर वो राजनीतिक गुरु है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखता है। खान का दुश्मन कोई एक आदमी नहीं है। जितने लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखते हैं वो सब खान के दुश्मन है। खान मुसलमान तो मुसलमान उसे वोट दे ही देगा, फिर शिक्षक गैर मुसलमान भी उससे जुड़ गए, फिर सामाजिक कार्य, अस्पताल बनवा रहा है। तो जो पुराने मठाधीश बैठे हैं उनको दिखाई पड़ रहा है कि ये सब क्या कर रहे हो यार, ये सब क्यों कर रहे हो। जैसे खान ने वही काम किया जो मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने मुंगेर में तोप खाना खोला, तो जैसे ही मीर कासिम ने मुंगेर में तोप खाना खोला, तुरंत अंग्रेजों ने मीर कासिम से कहा कि कासिम, उन्होंने कहा जी सर, ये तोप खाना क्यों खोल रहे हो बेटा? बोले भैया वो जो है पटाखा वटाखा बनाएंगे भैया। बोले पटाखा हमसे ले लो, तुम काहे बनाओगे? क्योंकि अंग्रेजों को दिखाई पड़ गया कि ये अपने आप को ताकतवर बना रहा है, और अगर ये ताकतवर बन गया तो लड़ेगा किससे? हम ही से। इससे पहले कि ये ताकतवर बने, इसको खत्म कर दो। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है। अब अदोजा को कौन दुश्मन है? कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन जब तक मैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात करता रहा, अरे बाप, लोगों को लगा भैया पता नहीं इलाहाबाद से लड़ जाए, गोंडा से लड़ जाए, बनारस से लड़ जाए, कहां से लड़ जाए, ट्रोलिंग, गाली, फलाना, धमाका। गांव पहुंच गए मेरे। खैर मेरे गांव में कोई आदमी कह नहीं सकता कि अवध ओझा ने उसके साथ बदतमीजी की है। पूरे गांव में, पूरे कस्बे में कोई ये नहीं कह सकता कि बदजबानी से बात की।